Welcome to EduRev. Hello everyone. I am your mentor Anil Kumar. I'm done my MBA from Symbiosis of Business Management, Pune. For the last 18 years, I have been training students for CAT, ZAT, and other MBA entrance examination. Now, hundreds of my students have passed out from the prestigious B schools of India, like Indian Institute of Management, Ahmedabad, Bangalore, Calcutta. Even students have passed out from Excel Rai, Jamshedpur, FMS Delhi, and many other prestigious B schools. Now, today we continue with arrangement part 2 of logical reasoning. In my previous lecture, we have done linear and circular arrangement. Today, we'll do complex arrangement. Now, complex arrangement based questions are a regular feature in CAT and other MBA entrance examination. Now, what are complex arrangement? Complex arrangement based question होता कैसा है? Suppose when more than two dimensions are given to you, what does it mean? Suppose it says that A, B, C, D are four friends. Now, some information about their ages are given, some information about their class are given, some information about their residing places are given. Then, best way of solving such type question is एक simple सा table बना लो. टेबल बना लीजिए एंड जितने वेरिएबल हैं उतने कॉलम्स बना लीजिए. सपोज सिटी दिया हुआ है, यहाँ सिटी लिख लो. प्लेस जहाँ रहता है वो दिया हुआ, प्लेस लिख लो, एजेस लिख लो. और इस कॉलम में बॉयज के बारे में बता दो. कितने बॉयज हैं? चार बॉयज हैं. तो आपको चार रो बनाना पड़ेगा. तो मेक फोर रोज. एंड नाउ राइट ए बी सी एंड डी. एंड नाउ ट्राई टू फिल दिस टेबल. नाउ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट दो तरह का होता है. जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया इन द क्वेश्चन वो सफिशिएंट है तो फिल ऑल द ग्रिड. ग्रिड का मतलब ये सेल, ये छोटा छोटा सेल, इसको सेल को बोलते हैं ग्रिड. जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन किया गया है वो सफिशिएंट है कि सारे ग्रिड आपके भर जाएं. फाइन. एक इस तरह का सवाल आता है. इस तरह का सवाल बहुत आसान होता है बिकॉज इसमें आपको एक बार ग्रिड सारा भर गया तो सारे क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल जाते हैं. एक सेकंड टैब जो अब कैट ने पूछना स्टार्ट किया है जहां पे ऑल द ग्रिड्स डू नॉट गेट फिल्ड अप, सारा फिल्ड नहीं होता. सपोज ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताया गया, ये सब एम्प्टी रह जाता है. इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? हर एक क्वेश्चन के लिए हमें सेपरेट सेपरेट टेबल बनाना पड़ता है. तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है. Therefore, ये दो तरह के सवाल हम लोग अगले दो तीन लेक्चर्स में करेंगे. नाउ बेस्ट वेज एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस आई हैव टेकन relatively easier, not that difficult. It says Jay, Karan, Nan, Anil, and Tina are five friends. They have their birth dates from January to May, each friend in one of these months. Each one likes one particular item for his or her birthday out of sweets, chocolates, pastries, ice cream, and dry fruits. The one who likes pastries is born in the month which is exactly middle in the months given. Anil does not like ice cream but thinks chocolate for Jay in February. Tina, who is fond of sweets, is born in the month next immediately after Nan. Nan does not like dry fruits or ice cream. अब ये 6-7 इंफॉर्मेशन दिया गया है. इसके बाद कुछ सवाल पूछे जाते हैं. इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट वे इज एक टेबल बना लीजिए. अब कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट अगेन इसमें भी सॉल्व करने का इसका 3-4 तरीका होता है सॉल्व करने का. फाइन. एक तरीका जो हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड कब यूज करते हैं? इट सेज अनिल डज नॉट लाइक, अनिल डज नॉट, नंद डज नॉट लाइक. जब भी ये डज नॉट आता है तो हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं. कैसे? अभी आपको हम सॉल्यूशन में दिखा रहे हैं ना. आप लोग से
रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले गिव अ डिसेंट ट्राई, ट्राई करो, नहीं बनता है देन मूव टू द सॉल्यूशन सेट। ना पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द चॉइस ऑफ अनिल। नाउ हमने एक टेबल बना लिया जिसमें एक कॉलम नेम का बनाया, एक कॉलम मंथ ऑफ बर्थ का बनाया और एक लाइकिंग, जिसको जो लाइकिंग है। इधर सारे नाम हमने डाल दिए, जय, करण, नंद, अनिल एंड टीना। नाउ अब स्टेटमेंट में जाओ। फिफ्थ स्टेटमेंट बोलता है जय लाइक चॉकलेट एंड इज बोर्न इन February। नाउ दिस इज अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को फिट करते हैं। नाउ जय लाइक्स चॉकलेट, तो जय में चॉकलेट को फिट कर देते हैं। एंड इज बोर्न इन February, तो फेब्रुवरी में उसको मंथ ऑफ बर्थ जो है फरवरी डाल देते हैं, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। सिमिलरली सिक्स स्टेटमेंट से टीना लाइक स्वीट्स, तो टीना के रो में स्वीट्स फिल कर देते हैं। फाइन, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जितने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है उसको फिल करने का कोशिश करेंगे। नाउ स्टेटमेंट फिफ्थ सेज अनिल डज नॉट लाइक आइसक्रीम। दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अनिल डज नॉट लाइक आइसक्रीम, अनिल को आइसक्रीम पसंद नहीं है। अनिल में आइसक्रीम लिखेंगे और इसे कट कर देंगे, बिकॉज उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है। नाउ सिंस जय लाइक्स चॉकलेट सो अनिल कैन नॉट लाइक चॉकलेट। ऑल्सो सिंस टीना लाइक स्वीट, टीना को स्वीट पसंद है, therefore अनिल स्वीट भी पसंद नहीं कर सकता है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, पांच स्वीट है, सॉरी पांच आइटम है, यदि चार आइटम यहाँ पे हम लोग कट कर देते हैं तो जो पांचों आइटम बच जाएगा वो अनिल का लाइकिंग हो जाएगा। दिस इज सेट टू बी एज एलिमिनेशन, हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं आइटम्स को। फाइन, नाउ सेवेंथ स्टेटमेंट सेज नंद डज नॉट लाइक ड्राई फ्रूट। नंद ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है, नंद के ड्राई फ्रूट हमने कट कर दिया। उसे आइसक्रीम भी पसंद नहीं है तो हमने आइसक्रीम भी कट कर दिया। उसे चॉकलेट ही पसंद नहीं है, वाई, बिकॉज ऑलरेडी जय चॉकलेट लाइक करता है, तो एक ही आदमी एक ही चीज लाइक कर सकता है, therefore चॉकलेट भी हमने कट कर दिया। टीना को स्वीट्स पसंद है, hence I have even struck down sweets as well। तो चार आइटम कट हो गया, तो इट्स वेरी ऑब्वियस जो भी फिफ्थ आइटम है दैट इज पेस्ट्री, वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग, हेंस हमने यहाँ पे पेस्ट्री को फिल कर दिया। एंड ये भी दिया हुआ है द पर्सन हु लाइक पेस्ट्रीज इज बोर्न इन मार्च। तो इसे पेस्ट्री पसंद है नंद को, तो नंद को कब बर्थ हुआ होगा, इन द मंथ ऑफ मार्च। नाउ क्योंकि नंद लाइक पेस्ट्रीज देयरफॉर अनिल नाउ कैन नॉट लाइक पेस्ट्रीज, हेंस पेस्ट्री को भी कट कर दिए। नाउ वापस चार आइटम कट हो गया, देयरफॉर जो फिफ्थ आइटम बचा दैट इज ड्राई फ्रूट, वो अनिल का पसंद हो जाएगा, हेंस अनिल लाइक ड्राई फ्रूट्स। फाइन, नाउ अब इस कॉलम को ऑब्जर्व करें तो ड्राई फ्रूट्स, ये कॉलम ड्राई फ्रूट्स यहाँ फिट हो चुका, पेस्ट्री यहाँ फिट हो चुका, स्वीट्स यहाँ फिट हो चुका, चॉकलेट यहाँ फिट हो चुका। देयरफॉर फिफ्थ आइटम जो बच गया आइसक्रीम, वो किसका पसंद होगा, दैट वुड बी लाइक बाय करण। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार आपने फिट कर दिया तो फिफ्थ बाय डिफॉल्ट यहाँ आ जाएगा। ऑल्सो एक स्टेटमेंट बोलता है टीना इज बोर्न इमीडिएटली इन द मंथ आफ्टर नंद, और नंद इज बोर्न इन द मंथ ऑफ मार्च, देयरफॉर टीना हैज टू बोर्न इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ आफ्टर मार्च व्हिच इज अप्रैल, हेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। नाउ करण और अनिल के बर्थ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, इन विच मंथ दे आर बोर्न। तो दो मंथ बचा हुआ है, तो करण यदि जनवरी में बॉर्न होगा तो अनिल कॉरस्पॉन्डिंगली मई में हो जाएगा, और यदि करण मई में होगा तो अनिल कॉरस्पॉन्डिंगली जनवरी में हो जाएगा, बिकॉज ओनली 2 months आर देयर एंड 2 persons आर लेफ्ट ओवर। बट दिस इज नॉट अ केस ऑफ कंप्लीट फिल्ड अप टेबल, इसमें सारे ग्रिड्स सारे सेल भरते नहीं है, दो सेल क्या है, एम्प्टी रह जाते हैं। नाउ
Moving to the question. Now this is the our final arrangement of table. सारा हमने भर दिया. अब पहला क्वेश्चन है, अनिल what does अनिल like? Therefore अनिल क्या पसंद है अनिल को? अनिल like dry fruits. Hence option B, which is dry fruit, is the correct answer. I said you earlier, एक बार ये टेबल बन जाए फिर सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है. Now which combination of month and item is true for J? चार ऑप्शन दिया हुआ है. Now J को क्या है? मंथ ऑफ बर्थ एंड लाइकिंग क्या पसंद है? जय इज फेब्रुअरी बॉर्न और चॉकलेट, तो हमें फेब्रुअरी प्लस चॉकलेट चेक करना है, बट किसी भी ऑप्शन में फेब्रुअरी प्लस चॉकलेट नहीं दिया हुआ है. हेंस फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द चॉइस ऑफ करण? वेरी इजी, जाके फाइनल में हमें देख लेना है. करण को क्या पसंद है? आइसक्रीम. हेंस करण लाइक्स आइसक्रीम. Therefore, option A is the correct answer. The fourth question says, in which month was Karan born? अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक जनवरी और मई दिया हुआ है और एक डेटा इनएडिक्वेट दिया हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें. नाउ करण या तो जनवरी और मई में बॉर्न हुआ होगा, और क्योंकि एक ऑप्शन दिया हुआ है जनवरी और मई, देयरफॉर हम डेटा इनएडिक्वेट टिक नहीं करेंगे, हम जनवरी और मई टिक करेंगे. हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. और भी बहुत सारा मेथड है जो हम लोग सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करेंगे. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. ये रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है. Six scientists A, B, C, D, E, F have to demonstrate that subjects, namely chemistry, geology, botany, physics, geology, and maths. One scientist will demonstrate only one on one day. Demonstration will start from Monday and will end on Sunday. There will be a day of rest. Chemistry will immediately follow geology. A, who is a mathematician, will demonstrate either on second day or on last day. C will demonstrate on third day. Physics will be on fifth day. E, who is a geologist, demonstrates on second day. B has demonstrated on Monday, and the rest day will be immediately after F's demonstration day. ये चार पांच इंफॉर्मेशन दिया गया, फिर कुछ सवाल आपसे पूछा गया है. Now guys, I advise you to pause the video. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 5 to 7 मिनट्स लगाओ इस क्वेश्चन में, सॉल्व करो. बन जाता है तो वेल एंड गुड, जाके सॉल्यूशन में टैली कर लो अपना आंसर. नहीं बनता है देन मूव टू द सॉल्यूशन एंड सी हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड. नाउ बिफोर मूविंग टू द सॉल्यूशन, इस तरह के सवाल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आपको सवाल में डेज दिया गया हो, फाइन, कि उन लोग मंडे से लेके सैटरडे तक, संडे तक डेली एक एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, तो व्हेनेवर डेज आर गिवन टू इन द क्वेश्चन, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि डे को एक्सट्रीम लेफ्ट में रखते हैं. और एक सवाल पूछा गया, विच डे डिमॉन्स्ट्रेशन विल नॉट टेक प्लेस. अब देखो यहां पे हमने क्या किया है, डेज को हमेशा हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में रखा है. इसका रीजन बहुत सिंपल सा है, दैट डे हैज गॉट अ डेफिनेट फ्लो. मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है, वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. हेंस इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट व्हेनेवर डेज आर गिवन टू यू, उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखो और रेस्ट वेरिएबल का एक सेपरेट कॉलम बनाओ. दो वेरिएबल बचे हुए हैं, नेम ऑफ द साइंटिस्ट उसका एक कॉलम हमने बना लिया, और डिमॉन्स्ट्रेशन सब्जेक्ट उसका हमने एक कॉलम बना लिया. नाउ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नाउ स्टेटमेंट 3, 4 एंड 5 दे गिव्स यू डायरेक्ट फॉर्मेशन, उसका यूज करके हमने यहाँ पे डायरेक्टली भर लिया. स्टेटमेंट 3, 4, 5 क्या क्या बोलता है? स्टूडेंट बोलता है दैट बी डिमॉन्स्ट्रेट्स ऑन मंडे, हमने बी को मंडे में डाल लिया. फिर बोल रहा है ई डिमॉन्स्ट्रेट्स ऑन ट्यूसडे एंड इज अ जियोलॉजिस्ट. ई इज अ ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है ट्यूसडे को, और वो एक जियोलॉजिस्ट है, तो वो हमने फिल कर लिया. फिर बोल रहा है एक स्टेटमेंट में कि सी डिमॉन्स्ट्रेट्स ऑन वेंसडे,
तो वेडनेसडे के सामने क्या किया, सी लिख दिया। और फिजिक्स जो हुआ है वो फ्राइडे को डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है, तो फिजिक्स को हमने फ्राइडे के सामने लिख लिया। एज आई सर्ड अर्लियर, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सवाल सॉल्व करने के लिए, कि हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन खोजना है। ये सारे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन था, उसको हमने पहले कर लिया। नाउ स्टेटमेंट 2 सेज A will demonstrate either on second day or last day। अब A कब डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, या तो सेकेंड डे करेगा या लास्ट डे। यहां एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, दैट irrespective of a rest day, first day will remain Monday, second day will remain Tuesday, third day will remain Wednesday। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रेस्ट डे कभी भी हो, सपोज मंडे रेस्ट डे है, फिर भी फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे ही कहलाएगा, फर्स्ट डे ट्यूसडे नहीं कहलाएगा। डेज ऑफ द वीक आर फिक्स्ड, मंडे फर्स्ट डे है, ट्यूसडे सेकंड डे है। नाउ क्योंकि बोल रहा है कि ई सेकंड डे करेगा या लास्ट डे करेगा, सेकंड डे ऑलरेडी ई कर चुका है, देयरफॉर ए को लास्ट डे में ही जाना पड़ेगा, हेंस ए विल डिमॉन्स्ट्रेट ऑन संडे। और ए क्या, वो मैथमेटिशियन है, तो वो कौन सब्जेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, मैथमेटिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि डेज का नंबरिंग नहीं बदलता। नाउ स्टेटमेंट 1 सेज केमिस्ट्री विल इमीडिएटली फॉलो जियोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि जियोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों साथ साथ रहेंगे, दे वुड बी ऑलवेज टुगेदर इन कंसेक्यूटिव। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव डेज रहेंगी। फाइन, देयरफॉर हमें दो लगातार एम्प्टी सेल खोजना है इन द सब्जेक्ट कॉलम। तो वी ऑब्जर्व दैट वेंसडे एंड थर्सडे यही दो लगातार एम्प्टी सेल्स हैं। सिंस केमिस्ट्री इज फॉलोइंग जियोलॉजी, देयरफॉर केमिस्ट्री नीचे हो जाएगा और जियोलॉजी ऊपर आ जाएगा। हेंस वी हैव प्लेस्ड जियोलॉजी एंड chemistry. Now we observe 5 subjects have been placed out of 6. Therefore, B के पास कोई चॉइस रहता, जो 6 सब्जेक्ट है विच इज बॉटनी, B will demonstrate botany। फाइन, अगेन कि 5 यूज हो चुका, therefore 6 जो है वो बाय डिफॉल्ट B का सब्जेक्ट हो जाएगा। Now since I have filled botany, so Saturday remains empty, hence Saturday will become rest day। Understood guys? Very small things, but थोड़ा इस पे ध्यान देना, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत हेल्प करता है। नाउ नेम ऑफ साइंटिस्ट में ये दो बचा हुआ है। नाउ इट सेज, एक स्टेटमेंट ये बोल रहा है दैट रेस्ट डे विल इमीडिएटली बी आफ्टर एफ डिमॉन्स्ट्रेशन डे। एफ के जस्ट बाद, इमीडिएटली वर्ड यूज किया है, जस्ट बाद रेस्ट डे होगा। तो रेस्ट डे सैटरडे को है, तो नेचुरली एफ को क्या होना पड़ेगा, फ्राइडे को होना पड़ेगा। एफ वुड बी ऑन फ्राइडे। नाउ अगेन 5% को हमने यूज कर लिया, तो डी के पास चॉइस नहीं है, डी विल बी प्लेस्ड एट थर्सडे। डी कहां प्लेस हो जाएगा, थर्सडे में प्लेस हो जाएगा। हेंस हमारा सारा टेबल तैयार हो गया, एंड दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। नाउ क्वेश्चंस बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन पूछा था विच इज द रेस्ट डे, तो हमने ऑब्जर्व किया सैटरडे इज अ रेस्ट डे, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Question 6 says, on which day botany would be demonstrated? Now very easy, आप फाइनल अरेंजमेंट देख लो। अब पूछ रहा है बॉटनी कब डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, बॉटनी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है मंडे को, देयरफॉर मंडे इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन ए, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु डिमॉन्स्ट्रेट फिजिक्स। नाउ लेट अस मूव टू द फाइनल चार्ट। फिजिक्स कौन डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, एफ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, देयरफॉर ऑप्शन डी विच इज एफ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट जस्ट आफ्टर बी एंड जस्ट बिफोर सी, मतलब बी और सी के बीच में।
तो नाउ वी हैव गॉट द फाइनल अरेंजमेंट। बी और सी के बीच में देखते हैं कौन है। तो बी और सी के बीच में ई है। therefore E will demonstrate between B and C, which is option A. Hence option A is the correct answer. And last question, chemistry immediately precedes which subject? Precedes मतलब किस सब्जेक्ट से पहले आता है? English you need to understand very clearly. It says chemistry immediately precedes which subject? मतलब किस सब्जेक्ट से पहले केमिस्ट्री आता है? नो, हम केमिस्ट्री किस सब्जेक्ट पहले आ रहा है? तो फिजिक्स से पहले आ रहा है। देयरफॉर केमिस्ट्री प्रीसीड्स फिजिक्स, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप गाइस यू अंडरस्टूड कैसे फिलिंग करते हैं टेबल का। दिस इज अ केस जहां पे सारा सेल भर जाता है। फाइन। With this, we come to the end of today's topic. Rest we will discuss in the next lecture. Now, guys, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आवर एडुरेव इन्फिनिटी साइट पे जाके ऑलरेडी देर आर मोर देन 10,000 क्वेश्चंस अपलोडेड इन डिफरेंट सेक्शंस। जाके टेस्ट दो, उसमें आपको रैंकिंग मिलेगा, ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगा। रैंकिंग देखो और प्रैक्टिस बार बार करो, बिकॉज जितने क्वेश्चंस बनाए गए हैं सारे कैट एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए हैं। दे ऑल आर सीरियल 99 परसेंटाइलर, और जितने भी क्वेश्चन हैं दे आर टिपिकल कैट टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेंस प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, टेक केयर गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।